हेलो गाइस, आज हम बात करने वाला है एक ऐसे स्टॉक के बारे में। आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं जो बस एक साल पहले इसका आईपीओ आया है और एक साल में इस कंपनी ने 132% का रिटर्न दे दिया है। 131% का रिटर्न। तो यहाँ पर है ये जो कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ उसको उसके शेयर को कभी भी मत बेचना। उसके आप लोगों को फंडामेंटल बताऊँगा, कंपनी का जो सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल और कब बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए और कब होल्ड करना चाहिए, वो आप लोगों को बताऊंगा। तो ये वीडियो फुल पैकेज रहने वाला है इसी शेयर के ऊपर। तो यहाँ पर से आप लोगों के मन में सवाल होगा कि अभी ये कौन सा शेयर है, तो वो शेयर आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर से डायरेक्टली शेयर के ऊपर चलते हैं और शेयर का रेजिस्टेंस, सपोर्ट और वो लेवल्स बताने से पहले उसके फंडामेंटल्स देखेंगे। तो सबसे पहले शेयर का जो चार्ट है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले शेयर का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी और यहाँ पर आप लोगों को आज के दिन 3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर 5 दिन के अंदर इस कंपनी ने 12-13% की तेज़ी देखने को मिली है। और यहाँ पर आप लोग 1 मंथ में देखोगे तो 25% की तेज़ी, 6 मंथ के अंदर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को 160% की 160 मतलब 160% की तेज़ी। 1 ईयर की बात करें, 1 ईयर के अंदर 124% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट जो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो एक साल भी नहीं हुआ है इस कंपनी को आए हुए, और इस कंपनी ने अभी तक बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ी दिखा दी है। और ये 300 के आसपास ये शेयर आया था और अभी की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा है। और यहाँ पर आप लोगों को इसमें क्या बाय करना चाहिए, क्या सेल करना चाहिए, क्या होल्ड करना चाहिए, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को लास्ट में दूंगा। अभी इसके फंडामेंटल्स, कंपनी क्या काम करती है, क्या सेल करती है, क्या काम करती है, तो जहाँ पर कंपनी का अर्निंग कैसा है, प्रमोटर्स कैसे है, वो सारी की सारी चीज़ें हम जानेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो हैप्पीएस्ट माइंड की पूरी आप लोगों को जांच पड़ताल देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर से हैप्पीएस्ट माइंड के जो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी इसके ऊपर आ चुके हैं। थोड़े बहुत फंडामेंटल्स देखते हैं, उससे पहले यहाँ पर से कंपनी क्या काम करती है वो देख लेते हैं। कंपनी का जो ये कंपनी फाउंड हुई है 2011 के अंदर और इनका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। तो यहाँ पर इनका ऑपरेशन कौन कौन सी जगह पर होता है, तो यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट जैसे बड़े कंट्रीज़ के अंदर आप लोगों को इस कंपनी का जो मतलब ऑपरेशन होता है। और उसके साथ साथ ये आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है ये कंपनी और 4th रैंक पर आती है आईटी सर्विसेज के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कंपनी का जो काम है वो आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर से सबसे पहले ये कंपनी कहाँ पर काम करती है, क्या काम करती है। एक तो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर से आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, तो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी पहले क्या है वो समझ लेते हैं। तो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी के ऊपर थोड़ा एक फ़ोटो आप लोगों को दिखाऊंगा, तो उसके हिसाब से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को, मेरे को डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी की यहाँ पर आप लोगों को फ़ोटो से पता चल जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके साथ साथ 3D प्रिंटिंग, वर्चुअल जो रियलिटी होती है, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन जियोनोमी जो भी है वो, उसके साथ साथ जो ऑटोमेटिक कार व्हीकल्स होते हैं वो उसके ऊपर, और उसके साथ साथ एडवांस रोबोट, क्लाउड टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंक और ऑटोमेशन ऑफ नॉलेज वर्क, ग्लोबल इंटरनेट पेनिट्रेशन, और उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, एडवांस्ड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड रिकवरी। तो ये सारी की सारी कंपनियों को, मतलब ये सारी की सारी जो काम होता है उसको आप लोग बोल सकते हो जो भी ये टेक्नोलॉजी है वो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी वो बोल सकते हो। तो यहाँ पर से अभी हम बात कर लेते हैं जो मेन हमारा जो टॉपिक चल रहा था। तो यहाँ पर डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी में यहाँ पर आप लोगों को मैंने बोल दिया कि जो इंटेलिजेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ब्लॉकचेन, उसके बाद क्लाउड, उसके साथ साथ जो डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर ये कंपनी काम करती है। और कंपनी का जो काम है बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से ये काम करती है। कंपनी के जो फाउंडर और चेयरमैन है वो भी बहुत ज़्यादा नॉलेज्ड पर्सन है, और उनका भी आप लोग बायोग्राफी या वो देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो ये
बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है। तो यहाँ पर से आईटी सेक्टर के एक एक्सपीरियंस प्लेयर जो बिजनेस करते हैं आईटी सेक्टर के अंदर, तो कुछ ना कुछ अच्छी बातें होगी। और कंपनी का जो पी है वो बहुत ज़्यादा है। मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 12,239 करोड़ रुपीज़ का इसका मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। करंट प्राइस की बात करें तो 834 रुपीज़ का इसका करंट प्राइस है। बुक वैल्यू से अभी बहुत ही ज़्यादा ये ऊपर चल रहा है। पर अभी पी की बात करें तो पी अर्निंग पर मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो हम देखेंगे तो भी आप लोगों को अच्छा देखने को मिलता है, पर अभी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा है। पर जो कंपनी है, जब कंपनी अच्छी होती है ना, तब आप लोगों को पी देखने की ज़रूरत नहीं है। जो लॉन्ग टर्म में आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगी ही ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म में आप लोगों को फ़ायदा ही होगा। उसके बाद यहाँ पर से हम बात कर लेते हैं, कंपनी कंटिन्यू अपना डेट रिड्यूस कर रही है। और इसका जो मेन जो दिक्कत क्या चल रही है, जो बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर चल रही है, पहली बात है। और ये जो टैक्स रेट सीम्स लो, मतलब यहाँ पर टैक्स रेट भी बहुत ज़्यादा लो चल रहा है। और कंपनी डिविडेंड पे आउट नहीं करती है, और तो कुछ कंपनी में दिक्कत है नहीं। और यहाँ पर से आप लोगों को कंपनी सेवेंथ प्लेयर है कोफोर्ज और टाटा एलेक्सी, L&T टेक्नोलॉजी। तो उनके जो कंपटीशन में ये कंपनी आती है, तो इसके ऊपर भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। और आप लोग इसका पी देखोगे तो सबसे हाई देखने को मिल रहा है। तो अभी आने वाले समय में किस लेवल पर आप लोगों को बाय करना चाहिए वो आप लोगों को मैं बताऊंगा लास्ट में। तो यहाँ पर से क्वार्टरली रिजल्ट आप लोग देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा। क्वार्टरली रिजल्ट आप लोगों को बहुत ज़्यादा शानदार है। बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, पर अच्छा रिजल्ट दिया है कंपनी ने। 2019 से लेकर अभी तक का जो रिजल्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा है। पहले 18 करोड़, उसके बाद 27 करोड़, 21 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़, 34 करोड़ और 42 करोड़ से। तो यहाँ पर से आप लोगों को कंपनी का सेल्स ग्रोथ है कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, ज़रा भी डिक्रीज नहीं हो रहा है। पर यहाँ पर से थोड़े बहुत एक्सपेंस में दिक्कतें होने की वजह से यहाँ पर से दिक्कतें होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो कंपनी जो सेल्स ग्रोथ है बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रही है। और ये दिसंबर का डेटा है आप लोगों को, दिसंबर 2020 का। और इसका रिजल्ट कब आने वाला है वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पर से आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट 2019 का और 2020 से कंपेयर करेंगे तो उसका उसमें भी और अभी चल रहा है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर से सेल्स ग्रोथ तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके शानदार तरीके से बढ़ रहा है, और अभी भी आप लोगों को बढ़ता हुआ ही देखने को मिल रहा है। कोविड की सिचुएशन जैसी सिचुएशन में भी अच्छी तरीके से सेल्स ग्रोथ हो रहा है कंपनी का, ये मेरे को एक अच्छी चीज़ लगी। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बहुत ही ज़्यादा दुगनी तिगनी तेज़ी से ये नेट प्रॉफिट बढ़ता देखने को मिल रहा है हमें। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और यहाँ पर से कंपनी ने अभी कुछ ज़्यादा डेटा नहीं है 10 ईयर 5 ईयर या 3 ईयर का, तो आने वाले समय में डेटा अच्छा मिलेगा तो हमें और ज़्यादा चीज़ें पता चलेगी। अभी हम बात कर लेते हैं कंपाउंडेड सेल। तो यहाँ पर 18% का देखने को मिल रहा है। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ तो यहाँ पर से हम लोगों को 200% का देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 83% का देखने को मिल रहा है। और बैलेंस शीट की बात की जाए तो बैलेंस शीट में भी यहाँ पर आप लोगों को देखो मार्च में आप लोग देखोगे, मार्च 2019 से मार्च 2020 को कंपेयर करते हैं और सितंबर को भी कंपेयर करता है। तो यहाँ पर आप लोगों को बोरोइंग देखो, इसमें मेन तो बोरोइंग है। बोरोइंग कंपनी कंटिन्यूस कम कर रही है। देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बोरोइंग में कंटिन्यूस कम कर रही है कंपनी। और रिजर्व्स आप लोग देखोगे तो पहले माइनस में था 2019 के अंदर, पहले माइनस में रिजर्व था। ठीक है, अभी प्लस में 220 आप लोगों को 220 करोड़ रुपए का प्लस में रिजर्व आ चुका है। और यहाँ पर भी आप लोगों को रिजर्व देखने को मिल जाता है ऑलमोस्ट डबल का। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी, कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दे रही है। और प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग में मेरे को दिक्कत हुई है। पर्सनली मैं बताऊँ तो प्रमोटर होल्डिंग इतनी ज़्यादा मेरे को कुछ खास लगी नहीं। बहुत ज़्यादा अमाउंट में पब्लिक के पास शेयर्स है, तो ये चीज़ एक आप लोगों को ध्यान में देने वाली चीज़ है। और कंपनी की बात की जाए तो कंपनी का जो मतलब FIDIS में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। कभी बहुत ज़्यादा माल खरीदता है, कभी बहुत ज़्यादा बेच देता है, कभी बहुत ज़्यादा खरीदता है, और आने वाले समय में बेचेंगे भी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना आप लोगों को, ये सारी की सारी चीज़ों को याद रखना है। अभी हम बात कर लेते हैं इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर बात कर लेते हैं, और आप लोगों को किस लेवल पर इसको बाय करना चाहिए वो भी बात कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हम चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। कंपनी ने बहुत ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर से तेज़ी देखने को मिली है। कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से, ये तो डेज़ की कैंडल है और यहाँ पर कंपनी ने लगातार बहुत सारी बार बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से डे बाय डे परफॉर्मेंस दिया है। अच्छी तरीके से बढ़ रही है कंपनी का जो प्राइस है। पर यहाँ पर आप लोग वन डे की कैंडल्स में आप लोग देखोगे, इसका जो RSI इंडिकेटर में आप लोगों को 85% 85 का अभी चल रहा है RSI इंडिकेटर का जो मार्क है वो। और यहाँ पर आप लोगों को जो कंपनी है अभी ओवरबॉट जोन में चल रही है, कभी भी यहाँ पर इसमें करेक्शन आ सकता है, वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। और आज के दिन भी कंपनी का जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, वो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, वन डे के चार्ट में भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा पता चलेगा। तो यहाँ पर जो कंपनी है वो ओवरऑल हम देखेंगे तो यार कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस तो दे रही है, नो डाउट, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। पर अभी आप लोगों को किस लेवल पर बाय करना चाहिए कंपनी के प्राइस मतलब शेयर को, तो आप लोग देखोगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर से कभी भी शेयर भागता है ना, उसके बाद 10% भागता है। मान लो ये 50% भागा तो 20% नीचे गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेम टू सेम सिचुएशन बनेगी। यहाँ पर से 50% भागता है ये शेयर, 50% तो नहीं भागेगा, 20% भागेगा। तो हो सकता है कि यहाँ पर से मोस्ट प्रोबेबली ये जो इस लेवल का आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, लेवल आप लोगों को दिखा देता हूँ, इस लेवल पर अच्छा खासा सपोर्ट बनाएगा और उस लेवल पर वो सपोर्ट टूटता है तो यहाँ पर आप लोगों को 750 के जोन पर आप लोगों को बाय करना चाहिए। करना है तो बिल्कुल, बाकी तो आप लोगों को बाइंग नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। कंपनी कभी भी देखो, जब भी यहाँ पर से ऊपर जाती है, जब भी ऊपर जाती है बहुत ज़्यादा, उसके बाद ये करेक्शन करती ही है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर से उसके बाद कंसल्टेशन जोन में, उसके बाद फिर से ऊपर जाती है। तो यहाँ पर ये करेक्शन वाले टाइम में आप लोगों को एंटर कर लेना है शेयर के अंदर और उसके बाद ये वाली जो रैली है इसको फिर से एंजॉय करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने बता दिया कि 750 या 760 के लेवल पर मतलब आप लोग अच्छा रहेगा कि 750 के लेवल पर आप लोग बाय करो और वो लेवल तोड़ता है कंपनी। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहला देखो, यहाँ पर से 600 ओके, यहाँ पर आप लोगों को सबसे बड़ा सपोर्ट जोन देखने को मिल जाता है 700 पे के ऊपर, ठीक है। 700 के ऊपर भी आप लोगों को इस कंपनी को बाय कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने बता दिया। सेल की बात की जाए तो सेल में तो आप लोगों की मर्जी है यार, आप लोग कभी भी कर सकते हो। पर ये जो कंपनी है ना, कभी भी लॉस में मत बेचना यार, कभी भी लॉस में मत बेचना। ये बहुत बढ़िया कंपनी है। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, कंपनी का जो काम है फ्यूचरिस्टिक है, जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को जो भी मेरे को सारी चीज़ें बतानी थी वो मैंने बता दी है। बाकी तो आपकी मर्ज़ी है। और RSI इंडिकेटर को मैं क्यों इतना ज़्यादा मानता, मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं मानता मैं, पर आप लोगों को क्यों ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी जब भी ये शेयर है ना 80 का RSI इंडिकेटर में 80 प्लस जाता है। देखो यहाँ पर से आप लोगों को मैं दिखाता हूँ RSI इंडिकेटर, एक मिनट यहाँ पर से थोड़ा चार्ट नीचे कर देता है। ओके, तो यहाँ पर से आप लोग नीचे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग RSI इंडिकेटर में जब भी ये शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है तब इसमें करेक्शन देखने को मिल जाता है। देखो यहाँ पर ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, बहुत ज़्यादा ऊपर गया। और ये देखो आप लोग लेवल देखोगे तो RSI इंडिकेटर में 90 to 94 का लेवल है, उसको टच कर दिया। उसके बाद ये फिर से यहाँ पर से गिरना चालू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 2-3 दिन फिर से गिरा और इसके बाद यहाँ पर से फिर से कंसल्टेशन फेज में चला गया। तो RSI इंडिकेटर में यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन बनी है। उसके बाद यहाँ पर से फिर से गिरावट चालू हो गई। तो वैसे ही यहाँ पर भी हो सकता है कि आने वाले थोड़े 1 से 2 दिन में आप लोगों को वर्किंग डेज में गिरावट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये वीडियो अंदर देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और यहाँ पर और कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन पर बताना है। बस गुड बाय, फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।